तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली चीज, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार एग्जाम में आते हैं। आप जानते हो एक ना एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। और आज के इस सेशन से आपके हर एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वहां से सवाल आएगा। तो मन लगाकर जो है वो इस सेशन को जरूर देखिए। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। किस तरीके से एक न्यूज़पेपर ने एक खबर छाप दी, मौत का सौदागर की मृत्यु। उसके बाद किस तरीके से जो है वो चीजें बदली और दुनिया के सर्वोच्च पुरस्कार की स्थापना हुई। ये पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, उन सब पर चर्चा करेंगे और इस साल मिलने वाले नोबेल प्राइज के बारे में भी पढ़ेंगे। इसलिए मन लगाकर बैठिएगा और बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात आती है कि भाई अल्फ्रेड नोबेल कौन थे। वो जिन्होंने नोबेल प्राइज की स्थापना की, कैसे की, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, चलेगा। यदि हम अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो आप इन्हें जो है वो एक केमिस्ट बोल सकते हो। केमिस्ट क्यों बोल सकते हो कि भैया इनके जो पिताजी थे, है ना, उनका केमिकल का बहुत बड़ा बिजनेस था, उनकी फैक्ट्री थी, सब कुछ थी। इन्हें भी केमिस्ट्री का बहुत नॉलेज था क्योंकि परिवार में जब बिजनेस ही उसी चीज से हो रहा है तो इसको इनकी जानकारी थी। इन्होंने इस पर अपना एजुकेशन भी ली, पढ़ाई भी की। ये एक केमिस्ट थे, ध्यान रखिएगा। इंजीनियर भी थे, इन्वेंटर थे ही, और साथ में थे बिजनेसमैन, है ना। स्वीडन में रहने वाले एक बिजनेसमैन के बेटे थे। बढ़िया चीजें थी इनके पास में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपने जीवन में 355 आविष्कार किए हैं। टोटल कितने इन्वेंशन किए हैं? 355 इन्वेंशन, 355 आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने अपने जीवन काल में करे, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम तो यहाँ पर साहब एक काम नहीं कर पाते, मतलब आम आदमी की बात करें तो जीवन में एक सफल काम ही कर लें तो बड़ी बात है। इन्होंने क्या कर दिए थे? इन्वेंशन। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने पिता के स्वीडन स्थित कारखाने में विस्फोटकों और खासकर नाइट्रोग्लिसरीन के अध्ययन में लग गए। नाइट्रोग्लिसरीन भी एक प्रकार से विस्फोटक की भूमिका अदा करता है। इनके पिताजी विस्फोटक बनाते थे और स्वीडन आर्मी को भी सप्लाई किया करते थे। लेकिन जब जीवन बढ़िया तरीके से चल रहा हो तो एक ना एक उतार चढ़ाव तो आता है। आप किसी का भी जीवन उठाकर देखना, जो एक चरम सीमा पर पहुंच गया हो, जिसने सफलता प्राप्त कर ली हो या कुछ अच्छा बेहतर कर लिया हो, उसको एक डाउनफॉल जरूर आता है और बहुत झटके से आता है ना। और जब वो उसको बढ़िया तरीके से उसको टैकल करता है तो वापस जो है वो ऊंचाइयों को चढ़ने लगता है। तो कभी भी जीवन में सुख आए या फिर आए दुख, ये समझना कि ये समय गुजर जाएगा, है ना। तो खुश रहो, बढ़िया तरीके से रहो, ठीक, ध्यान रखिएगा। इनके इसमें भी जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ समय आया। 1864 3 सितंबर 1864 को भयानक विस्फोट के कारण इनके पिता का कारखाना नष्ट हो गया और इस घटना में अल्फ्रेड नोबेल के छोटे भाई की मौत भी हो गई, है ना। इसको आप यहां पर ध्यान रखिए, क्या हो गया भाई? छोटे भाई की यहां पर मौत भी हो गई। अब 64 के बाद 3 साल बाद 1867 में अल्फ्रेड ने क्या कर डाला भाई? डायनामाइट का आविष्कार। एक्चुअली इस डायनामाइट का आविष्कार किया गया था जिससे कि जो पहाड़ वगैरह हैं उनको विस्फोट करके उनको तोड़ा जा सके, रास्ते बनाए जा सके, चीजें कर सकें। लेकिन जब कोई आविष्कार होता है उसके दोनों पहलू होते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा, विज्ञान एक अभिशाप या फिर वरदान, है ना। इस तरीके का एक वो कॉमन था, सब वही लिख कर आते थे, बने या ना बने। तो विज्ञान ऐसा ही है, किसी के लिए हेल्पफुल भी है तो किसी के लिए नहीं भी है। आप एक चीज देखना, यदि आपके आसपास कोई पुलिस वाला, कोई सैनिक यदि बंदूक रख के खड़ा होता है तो आपको कैसा महसूस होता है? प्राउड फील होता है, सुरक्षित महसूस होता है। लेकिन वही कोई सातिर, बदमाश या फिर कोई आतंकवादी आपके पास बंदूक लेकर खड़ा हो तो आपके अंदर खौफ आ जाता है। बस इतना ही अंतर है साहब। ऐसे ही हर फील्ड में, हर चीज में होता है। कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोगों को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया नहीं होता तो चले जाते हैं। तो इसमें ज्ञान का दोष नहीं है, आपकी सोच का दोष होता है। आप पढ़ लिख कर भी गलत काम ही करोगे या बिना पढ़े भी आप बहुत अच्छे काम कर सकते हो। तो ये सब सोच का फर्क होता है, ठीक है। वैसे ही हुआ डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार अच्छे काम के लिए किया गया था लेकिन वो गलत चीजों में इस्तेमाल होने लगा। डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन से ही एक बना एक विस्फोटक पदार्थ था लेकिन उसके मुकाबले कहीं ज्यादा सुरक्षित था। डायनामाइट अमेरिका और ब्रिटेन में पेटेंट कराया गया। डायनामाइट को इन्होंने अमेरिका में और ब्रिटेन में क्या करा लिया भैया? पेटेंट, कि ये मेरा है, अल्फ्रेड नोबेल। और इसके बाद तो मानो इनकी किस्मत बदल गई।
इनको जो है वो लगातार जो है वो यहाँ पर सफलता मिलती रही। 1888 में एक दिन ये क्या कर रहे थे, सुबह सुबह न्यूज़पेपर उठा के पढ़ रहे थे। इनका बढ़िया समय गुजर रहा था, बढ़िया चीजें थी, खूब पैसा, खूब धन दौलत, शोहरत, सब कुछ था। 355 आविष्कार जो किए थे। एक दिन सुबह सुबह पेपर में इन्होंने पढ़ा मौत के सौदागर की मृत्यु, और नीचे इनका नाम लिखा था। मतलब किसी ने, न्यूज़पेपर ने गलती से छाप दिया था कि भैया अल्फ्रेड नोबेल का निधन हो गया है, और टैगलाइन या हेडलाइन क्या थी, वो थी मौत के सौदागर की मृत्यु। इस बात ने इनको झकझोर दिया। इसने नहीं झकझोरा कि भाई ये इन्होंने इस तरीके से क्यों छाप दिया। इनको ये समझ में आया कि ये तो गलती से छपा है, लेकिन यदि मेरी किसी दिन मृत्यु हो गई तो क्या दुनिया मुझे मौत के सौदागर के नाम से जानेगी। इस सोच ने इन्हें मजबूर कर दिया कुछ अलग करने के लिए। इसके बाद इन्होंने लगातार बहुत सारी वसीयतें बनाई, बहुत कोशिश की कि मैं क्या करूं क्या करूं। अंत में इन्होंने अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा डोनेट कर दिया, और ये कहा कि भैया इस पैसे के जो ब्याज आएगा उससे हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में अच्छे काम करने वाले, समाज के लिए काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाए। और तब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है, जिनके लिए हम आज भी इनको याद रखते हैं। तो जीवन में ऐसा कर्म कर कर जाओ, पैसा लेकर ना नोबेल गए, पैसा लेकर ना सिकंदर गया, पैसा लेकर ना चंद्रगुप्त मौर्य गए, पैसा लेकर कोई नहीं गया इस दुनिया से, साहब ध्यान रखिएगा। तो इनकी ध्यान रखेंगे, ये चीजें हुई। अल्फ्रेड नोबेल ने 27 नवंबर 1895 को अपनी फाइनल वसीयत लिख दी, और अल्फ्रेड नोबेल की कुल संपत्ति का 94% इन्होंने कहा भैया 94% हिस्सा डोनेट करते हैं। कोई काम का नहीं है पैसा, है ना, कफन में जेब नहीं होता, ध्यान रखिएगा। 31 लाख यहाँ पर 31 करोड़ 22 लाख 5,000 करीब स्वीडिश क्रोनर को 5 नोबेल पुरस्कार की स्थापना के लिए आवंटित कर दिया गया। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे पुरस्कार की मेरे मरने के बाद शुरुआत की जाए, जिससे कि लोग मोटिवेट हों अच्छे काम करने के लिए। तो 94% इन्होंने क्या किया, हिस्सा डोनेट कर दिया। अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा थी कि इस रकम पर मिलने वाले ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी हो। जून 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई, और पहली बार 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए गए। सन 1900 में क्या कर दिया गया, नोबेल फाउंडेशन बनाया गया, और वही नोबेल फाउंडेशन नोबेल पुरस्कार देता है। और पहली बार नोबेल पुरस्कार, ये सब एग्जाम में आएगा आपके, ध्यान रखिएगा, पहली बार नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में देना स्टार्ट किया गया। यहां तक कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम? क्या लिख रहे हो भाई? चलेगा। स्टैटिक जीके फॉर एमपीएसआई व्यापम के लिए जीके प्लीज सर, निवेदन है, क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाते, धन्यवाद भाई। मिलने के लिए आना पड़ेगा। चलो, नहीं आना पड़ेगा आपके लिए, बिल्कुल सीरीज स्टार्ट होगी, बहुत जल्दी होगी। कारण ये है कि जब बहुत सारे बच्चे आते ही नहीं पढ़ने, अब मैं इतनी बढ़िया तरीके से इसको मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूँ, ये आपको पेड में पता नहीं कितना महंगा मिलेगा, और आपको मैं फ्री में पढ़ाता हूँ तो फ्री की वैल्यू नहीं होती। तो मैं पेड लेकर आऊँगा, तब फिर तुम लोग उसमें आकर पढ़ना, है ना। सबको बता देना कि पेड क्लास लेकर आऊँगा, इसी के जब मैं 500 रुपये लूँगा तो वह सारे बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। फ्री की चीज किसी को पसंद नहीं आती, फ्री में लगता है कोई फ्री में कैसे दे सकता है, भरोसा ही नहीं है दुनिया में, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल क्लास लेकर आऊंगा, फ्री रहेगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। दुनिया कैसे भी हो, हमें तो अच्छे रहना ही चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे भाई अल्फ्रेड नोबेल। अब हम बात करेंगे, अल्फ्रेड नोबेल की बात हो गई, नोबेल पुरस्कार की स्थापना हो गई। अब पढ़ते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए नोबेल पुरस्कारों की चर्चा करते हैं। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में सन 1901 में शुरू किया गया। अब ये सब तुमको याद हो गया होगा। शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लिख लो, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है, केमिस्ट्री या रसायन के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में जो है वो ये दिया जाता है, और साथ में आखिरी में आता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो इन 6 फील्ड में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और फिजियोलॉजी, जिसे हम चिकित्सा के क्षेत्र में बोलते हैं, इसके तहत पहली बार 1901 में लोगों को सम्मानित किया गया। तो पहली बार जब दिया गया तो इन 5 फील्ड में दिया गया। अर्थशास्त्र का नोबेल नहीं आया था इस समय तक। अर्थशास्त्र का नोबेल कब आया था?
ये सवाल बनता है। यदि पता हो तो लिख दो, जब तक मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं भाई। ध्यान रखिएगा, 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र के लिए छठा पुरस्कार यहां पर स्थापित किया। इसे स्वीडिश बैंक पुरस्कार भी बोलते हैं कई लोग, ध्यान रखिएगा। तो अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के लिए 1968 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो है वो नोबेल पुरस्कार देने की फाइनली घोषणा कर दी गई। और इस पुरस्कार के लिए जो फंड है वो कौन देगा? स्वीडिश बैंक देता है, ठीक है। लेकिन बाकी पुरस्कार के लिए कौन पैसा देता है? नोबेल फाउंडेशन। इन्होंने कहा स्वीडिश बैंक ने कि भैया अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। नोबेल फाउंडेशन बोलता हाँ भैया देंगे। इन्होंने फिर कहा भैया दिया जाना चाहिए, बैंक वालों ने। उन्होंने कहा हाँ देंगे ना दद्दा। उन्होंने कहा ठीक है तुम नहीं दे रहे, एक काम करो हम ही चालू कर लेते हैं। इन्होंने चालू कर लिया और बोला एक काम करो, जब हम दे रहे हैं, मतलब स्वीडिश बैंक ने बोला कि हम दे देते हैं, पैसा भी हम देंगे, पुरस्कार भी हम देंगे, बस तुम अपने उसमें उसको जोड़ लो तो ये नोबेल पुरस्कार हो जाएगा दुनिया के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गई, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वेजियन स्टॉटिंग द्वारा चयनित 5 व्यक्तियों की एक समिति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्वीडिश बैंक देता है इकोनॉमिक्स की फील्ड में, याद कर लेना, नोट कर लेना। और साथ में जो पीस या शांति का पुरस्कार होता है वो नॉर्वे की गवर्नमेंट देती है, नॉर्वेजियन सरकार देती है। इन दोनों फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। शांति पुरस्कार का समारोह 10 दिसंबर को नोबेल की मृत्यु की सालगिरह के दिन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होता है, जबकि अन्य पुरस्कार कहां पर दिए जाते हैं? और स्टॉकहोम में। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था, तो उस दिन दिया जाता है पीस प्राइज। कहां पर दिया जाता है? तो आपकी बात करें तो नॉर्वे में, नॉर्वे की राजधानी में दिया जाता है, जिसका नाम है ओस्लो। और स्टॉकहोम में बाकी 5 फील्ड के पुरस्कार आपको मिलते हैं, ठीक है। चलेगा, एक श्रेणी में पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को मिलता है, 3 से ज्यादा लोगों को अवार्ड नहीं दिया जाता। एक बार में एक श्रेणी, एक कैटेगरी में 3 लोगों को मिलता है। और एक ही पुरस्कार को क्या कर दिया जाता है? 1/3 इस तरीके से जो है वो क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। लगभग 9-10 करोड़ रुपए होते हैं, तो वो मान लीजिए 9, साढ़े 9, 10 करोड़ रुपए जो है वो 3 लोगों में बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं, ठीक है। समझ आ गया जी? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। और ये पीडीएफ भी आपको मिलेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। यह पुरस्कार जीवित व्यक्तियों को ही देने का प्रावधान है। घोषित होने के बाद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यह पुरस्कार उसको दे दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर घोषणा होने के पहले यदि किसी का निधन हो गया तो नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता, ये जीवित व्यक्तियों को दिया जाता है। और मान लो कि घोषणा हो गई और फिर मर गया और बिना नोबेल पुरस्कार मिले निधन हो गया तो क्या होगा? तो भैया नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, क्योंकि घोषणा हो गई थी। हो सकता है ज्यादा खुशी में चीजें हो जाएं, ठीक है, कभी कभी खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती। नोबेल पुरस्कार के तहत एक डिप्लोमा मतलब एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको, एक गोल्ड मेडल मिलता है और 11 मिलियन क्रोनर, ये पहले 10 मिलियन मिलते थे, अब ये 11 मिलियन होगा, ठीक है। स्वीडिश करेंसी में आपको ये पैसा दे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, मैंने आपको बता दिया था। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक जॉन हेनरी डुनॉट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पैसी, तो हेनरिक डुनॉट और फ्रेडरिक पैसी को पहला शांति का नोबेल पुरस्कार सन 1901 में दिया गया था। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे वगैरह में पूछा जाने वाला, ठीक है। कुछ नहीं मिलता तो यही डाल देते हैं कि यही बता दो भैया, ठीक। चलिए अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, कुछ रिकॉर्ड है ना, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो नोबेल पुरस्कार को स्पेशल बनाती हैं कि भैया 2 बार किसको मिला, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति किसको मिला, सबसे युवा कौन था जिसको मिला, 3 बार किसको मिला, सबसे ज्यादा बार किसको मिला। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पेन पेपर नोटबुक लेकर बैठ जाना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, तो नोबेल प्राइज की बात करते हैं। 1901 से 2024 तक जो नोबेल प्राइज है, या जो हम इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है, वो जो है वो कितनी बार मिल चुका है? 627 बार, याद रखिएगा। और 1012 लोगों को या संस्थाओं को ये पुरस्कार मिला है। कैसे मिला है बता रहा हूं, याद मत करना, ध्यान से सुनना, ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक।
नोबेल पुरस्कार आपको दिया जाता है किसमें भी है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, लिटरेचर हो गया, पीस हो गया, सिक्स्थ आपका क्या हो गया, इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिजिक्स की बात करें तो अभी तक 118 बार जो है वो ये प्राइज दिया जा चुका है फिजिक्स में। 116, 115, 117, 105 और सबसे कम 56 बार कौन सा मिला है, इकोनॉमिक्स। क्यों मिला है, क्योंकि ये 1968 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद हो गया। तो अभी तक टोटल कितनी कितनी अवार्ड जो है वो दिए जा चुके हैं, 627। इन 6 को जोड़ेंगे तो 627 नोबेल पुरस्कार बढ़ चुके हैं। ठीक, अब कितने लोगों को मिला हुआ है, लोग, तो 118 बार में कितने लोगों को मिला, 227। कई बार 2 लोगों को मिल जाता है, कई बार 3 लोगों को मिल जाता है। तो इस संख्या इस तरीके से आती है, मतलब टोटल 1012 लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके अलावा ऐसा कितनी बार हुआ है कि ये पुरस्कार सिर्फ एक व्यक्ति को दिया गया है, तो फिजिक्स में हुआ है 47 बार, केमिस्ट्री में हुआ है 63 टाइम्स, मेडिसिन में हुआ है 40। इस प्रकार से 360 बार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है। 2 व्यक्तियों को 149 बार दिया गया है और 3 लोगों को 118 बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समझ आ रहा है, याद नहीं करना है इसको, सिर्फ सुनो। 3 लोगों को मिला है 118 बार, 149 लोगों को 2 बार, 1 बार मिला है 360 लोगों को और 1000 टोटल लोगों को या संस्थाओं को यहां पर दिया गया है। ठीक, अब यंगेस्ट कौन है भैया, सबसे कम उम्र में। आप देखना कि आपकी एज कितनी है और इनकी कितनी है जब इन्होंने नोबेल प्राइज ले लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में वो कला नहीं है, आप में कला है। मैंने अभी रतन टाटा जी की एक रील शेयर की थी, यदि आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम पर मैंने करा हुआ था। तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि रतन टाटा जी ने कहा था कि हम सभी में समान प्रतिभा नहीं होती। ये मान लिया कि भैया समान प्रतिभा नहीं होती, स्किल नहीं होती, लेकिन उस स्किल को, उस प्रतिभा को डेवलपमेंट करने का हमारे पास समान अवसर होता है। आपके अंदर कोई कला नहीं है तो भैया उसको डेवलप करो ना, बना लो, क्या दिक्कत है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, फिजिक्स की बात करते हैं। विलियम लॉरेंस ब्रैग, ब्रैग भी आप चाहो तो याद कर लेना बस। तो ब्रैग साहब को 1915 में मिला था और मात्र 25 साल की उम्र में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिल गया। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जॉलियट, ठीक है, फ्रेडरिक जॉलियट 1935 में, ध्यान रखिएगा, 35 साल की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में सबसे कम उम्र में बेंटिंग या फ्रेडरिक बेंटिंग जिन्हें हम कहते हैं, 1923 में इनको पुरस्कार मिला। उस समय इनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। कितनी थी, 32 ईयर्स थी। लिटरेचर या साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो रुडयार्ड किपलिंग 1907, ध्यान रखिएगा, 41 साल की उम्र में रुडयार्ड किपलिंग को मिला। शांति का नोबेल पुरस्कार पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को मिला, 2014 में मिला और इनकी उम्र मात्र कितनी थी, 17 साल। इनकी एक किताब भी है जो एग्जाम में आती है हमारे यहाँ, कौन सी है, आई एम मलाला, है ना, आई एम मलाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिल गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था एस्थर डफलो, डफलो साहब को मिला 2019 में और जब उनकी एज कितनी थी, 46 वर्ष के थे, ध्यान रखिएगा। तो ये यंगेस्ट लोग हैं, मतलब सबसे कम उम्र में किस फील्ड में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब जब हमने यंगेस्ट देख लिया है तो क्यों ना बुजुर्गों की भी बात कर लें, सबसे ज्यादा एज की बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में आर्थर रस्किन साहब को मिला था और ये 96 ईयर के थे, 96 साल की उम्र में 2018 में आर्थर रस्किन साहब को फिजिक्स का नोबेल मिला साहब। तो उम्र का कोई वो नहीं है, आप कितनी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो गुड इनफ, है ना, गुड इनफ, बहुत बढ़िया, जे बी गुड इनफ या जॉन बी गुड इनफ, ये आप देखोगे सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं। मतलब कि नोबेल पुरस्कार की सभी 6 फील्ड में मिलने वाले पुरस्कारों में जिन लोगों को पुरस्कार मिला उन सभी में सबसे वृद्ध व्यक्ति, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति या सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं गुड इनफ। गुड इनफ याद रखिएगा, गुड इनफ 2019 में इनको मिला, केमिस्ट्री में 97 साल के, ठीक है, याद कर लीजिएगा। फिजियोलॉजी मेडिसिन की बात करें तो पैथन रॉस 1966 में मिला, 87 साल के थे। साहित्य के क्षेत्र में डोरिस लेसिंग को मिला और इनकी उम्र उस समय थी 88 बरस। हमारे तो 20 साल 30 साल के होने में ही घुटने दर्द करने लगते हैं, सोचो इन्होंने कितना काम कर दिया साहब। पीस या शांति का नोबेल पुरस्कार जोसेफ रॉबलेट को मिला
1995 में 87 साल के थे। इकोनॉमिक्स की फील्ड में लियोनिड हॉर्विट्ज, ये 2007 में 90 साल की उम्र में इनको जो है वो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समझ आ गया, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलेगा। नोबेल प्राइज टू वुमेन, है ना, तो इस साल भी एक महिला को मिला है। किस फील्ड में मिला है पता है? 66 महिलाओं को आज तक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1901 से 2024 के बीच आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार और पुरस्कार 61 बार महिलाओं को दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अभी तक टोटल जो है वो 66 हो चुके हैं। नोबेल पुरस्कार अस्वीकार या नोबेल प्राइज रिजेक्ट, किसी ने नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया, ऐसे भी लोग हैं क्या? आइए बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को अधिकारियों द्वारा नोबेल पुरस्कार अस्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है। कब मजबूर किया गया? जब एडोल्फ हिटलर का शासन चल रहा था, जर्मनी में तानाशाही चल रही थी। ध्यान रखिएगा, एडोल्फ हिटलर ने 3 जर्मन नोबेल पुरस्कार विजेताओं पर दबाव बनाया कि भैया यदि तुमने नोबेल पुरस्कार ले लिया तो फिर हम बात नहीं करेंगे, है ना। इतने प्यार से तो नहीं बोला होगा, ध्यान रखिएगा। तो हम तुमसे हो जाएंगे नाराज, ठीक है, क्योंकि भैया ये कौन दे रहा है? ब्रिटेन तरफ से आ रहे हैं चीज, मतलब इन्हीं लोगों का इन्फ्लुएंस रहता है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहता है इन सब चीजों में। तो 3 जर्मन नोबेल पुरस्कार विजेता थे, रिचर्ड कोह, एडोल्फ ब्यूटेंड, गेरहार्ड डोमेक को नोबेल पुरस्कार स्वीकार करने से मना कर दिया। इन सभी की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो इन सभी को बाद में नोबेल पुरस्कार, डिप्लोमा और पदक तो मिल सका, लेकिन पुरस्कार राशि नहीं मिली। इनको बाद में मेडल मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, पैसा नहीं मिला। एक तो पैसा सरकार ने नहीं दिया, मतलब हिटलर ने नहीं दिया, ऊपर वहां से मिल रहा था वो भी नहीं लेने दिया, है ना। सर्टिफिकेट मिल गया, अब सर्टिफिकेट का कितना अचार डालोगे बताओ? ठीक है, हमारे यहाँ यदि बिहार में होते तो सर्टिफिकेट तो हम ऐसे ही बनवा के दे देते। मतलब मैंने सुना है ऐसा बिहार के बारे में, मुझे एक दोस्त ने बताया था कि यहाँ पर जितने परसेंट की, बहुत पहले, जितने परसेंट की चाहो उतने परसेंट की मार्कशीट बन जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है बताना, कोई बिहार से हो तो। 1958 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता बोरिस पास्टनक ने शुरू में नोबेल पुरस्कार स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में उनके मूल देश सोवियत संघ के अधिकारियों ने नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया। तो सोवियत यूनियन, वो भी पश्चिमी देशों का विरोधी है, मतलब अमेरिका इन सब का विरोधी है, ठीक है, और जर्मनी भी था। तो इन दोनों देशों में जिन जिन को मिल रहा था भैया नोबेल पुरस्कार, उन्होंने कहा नहीं लेने देंगे हम, या तो देश छोड़ दो। ठीक है, चलेगा। नोबेल पुरस्कार की और बात करते हैं तो रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति, जिसे ICRC कहते हैं, के काम को 3 बार नोबेल पुरस्कार शांति से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ICRC के संस्थापक हेनरी डुनॉट को 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार मिला है, और रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक हेनरी डुनॉट को पहला शांति का पुरस्कार मिला था। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, दिमाग में रख लो इनको। लिनुस पॉलिंग एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें 2 अविभाजित नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 1954 में केमिस्ट्री और 1962 में इनको पीस प्राइज मिला, और ये इन्होंने किसी के साथ बांटा नहीं है, मतलब सिंगल पर्सन थे जिनको 2 बार मिला और अकेले अकेले मिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समझ आ गया। चलो अब बात करते हैं एक से ज्यादा बार किसको और कब मिला। ध्यान से सिर्फ इनका नाम सुनना, बाकी आप चाहो तो भूल सकते हो। ठीक है, जे बार्डीन दिखाई दे रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है कलर्स में। जे बार्डीन को फिजिक्स में 1956 में और फिजिक्स में 1972 में नोबेल पुरस्कार मिला। एम क्यूरी, मतलब मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी का परिवार सबसे सफल परिवार कहा जाता है, जिसको ये प्राइज जो है वो मिले थे। ठीक है, फिर आता है एल पॉलिंग। एल पॉलिंग को केमिस्ट्री में 1954 और पीस का 1962 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। एफ सेंगर केमिस्ट्री 1958 और केमिस्ट्री 1980 में मिलता है। के बेरी शार्पलेस केमिस्ट्री में 2001 और 2022 2 बार नोबेल पुरस्कार मिलता है। ICRC क्या है? रेड क्रॉस सोसाइटी। पीस का 1917, 1944 और 1963 3 नोबेल पुरस्कार, सबसे ज्यादा बार नोबेल पुरस्कार, और इन्हीं के संस्थापक को 1901 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है, UNSCR हैबिटेट जो है इसको मिला पीस का 1954 और 1981 में नोबेल पुरस्कार। तो ये थे एक से ज्यादा बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता। ठीक है, चलो
नोबेल पुरस्कारों की आगे चर्चा करें तो याद रखिएगा, इनमें सबसे सफल परिवार कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार परिवार कहा जाता है क्यूरीज को। उनको मैडम क्यूरी को भी मिला, उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी को भी नोबेल पुरस्कार मिला, 2 बार मिला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब तो ये हो गई भैया अल्फ्रेड नोबेल की बात, हो गई बात नोबेल पुरस्कारों की बात। अब बात करते हैं 2024 में किस किस को नोबेल पुरस्कार मिला, किन चीजों के लिए मिला, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा हो बेटा तो लाइक शेयर जरूर करते चला करो। सबसे पहले बात करेंगे मेडिसिन और फिजियोलॉजी 2024 का नोबेल पुरस्कार। आइए चलिए, मेडिसिन में 2024 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो है वो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुपकुन को मिला। किसको मिला? विक्टर एम्ब्रोस को मिला। ध्यान रखिए किसको मिला भैया? विक्टर एम्ब्रोस को मिला और गैरी रुपकुन को जो है वो मिला। किस चीज में मिला? तो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। M बराबर M इक्वल टू BG, ऐसे कर लेना, विक्टर और गैरी। ठीक, यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज के लिए दिया गया। आरएनए जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसका सबसे छोटा यूनिट माइक्रो आरएनए होता है। जब से जीव जंतु इस दुनिया में आए हैं, बहुकोषीय जीव इस दुनिया में आए हैं, उनके अंदर माइक्रो आरएनए डेवलप होता रहा। इसी माइक्रो आरएनए के अंदर आपके शरीर की गतिविधियां हो, बीमारियां हो, वो सबका यहीं पर जो है वो गढ़ होता है माइक्रो आरएनए। इसके लगातार खोज होती रही, इस पर लगातार इन्वेंशन होते रहे। माइक्रो आरएनए से शरीर में कोशिकाओं के निर्माण और काम करने का पता चलता है। हमारे सेल्स क्या क्या काम करेंगे, उनका निर्माण कैसे होता है, वो सब माइक्रो आरएनए से पता चलता है। ध्यान रखिएगा, 1993 में दोनों जीन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज कर ली। किस किसने? विक्टर और गैरी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंसान का जीन डीएनए और आरएनए से बना होता है और माइक्रो आरएनए मूल आरएनए का हिस्सा होता है। हमारा जो जीन होता है, जिसमें हमारी आनुवांशिक गुण होते हैं, हमारा शरीर कैसा बनेगा, हमारा दिमाग कैसे चलेगा, हमारे अंदर कोई बीमारी रहेगी नहीं रहेगी, वो सब हमारे जीन में होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, डेवलप होता रहता है, बदलाव आते रहते हैं, म्यूटेशन भी होता रहता है। ध्यान रखिएगा, तो ये दोनों से होता है, डीएनए और आरएनए से। इसी आरएनए के अंदर होता है माइक्रो आरएनए। समझ आ गया जी? चलिए, माइक्रो आरएनए पिछले 50 करोड़ सालों से बहुकोषीय जीवों के अंदर जीनोम में विकसित हो रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। जीन कोडिंग में म्यूटेशन से शरीर में सुनने की क्षमता, आंखों और शरीर की बनावट में समस्या हो सकती है। इनफैक्ट कैंसर वगैरह भी माइक्रो आरएनए से हो जाता है। उसका म्यूटेशन होने से बार बार आपके कानों में सुनने की क्षमता समाप्त हो जाएगी और शारीरिक बनावट में भी जो है वो बदलाव आ जाता है। कानों से सुनने से याद आया, आप जो हेडफोन है ना, ईयरफोन जो इस्तेमाल आप करते हो, ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में एक स्टडी आई थी कि भैया कुछ समय के बाद, कुछ साल, अभी लगभग अभी आसपास के कुछ सालों के बाद बहुत सारे लोग दुनिया में अपने सुनने की शक्ति खो देंगे। इसलिए ज़्यादातर ध्यान रखिएगा, ईयरफोन का इस्तेमाल या तो बंद कर दीजिए या तो कम कर दीजिए। अभी एक कोई सिंगर है, आई थिंक, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा नाम उनका, उन्होंने भी अपने पोस्ट में लिखा था कि मैं अब सुन नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं ईयरफोन लगाती थी। तो ध्यान रखो इस बात का, अपने कानों को, अपने सुनने की शक्ति को मजबूत रहने दो। फालतू कुछ भी कान में फंसाकर ना सुनो तो ज़्यादा अच्छा है। और रातों में, दिनों में जो आप बातें करते हो 24 घंटे लगाकर, है ना, कि खाना खाया कि नहीं, तो ध्यान रखिएगा उसको भी कम कर दो। समझ आ गया? कानों की बचत करो भैया, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। नोबेल प्राइज की घोषणा कहां पर की जाती है? स्वीडन के स्टॉकहोम में की जाती है। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलते हैं, हमको पता है ये चीज। 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तब से 2024 तक मेडिसिन की फील्ड में 229 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 2023 का नोबेल पुरस्कार साइंटिस्ट कैटालिन कारिको और 20 मैन को जो है वो दिया गया था। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इस लाइन को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, ये दोनों लोग हैं, विक्टर एम्ब्रोस, ये हैं अमेरिका के, ध्यान रखिएगा, और गैरी रुपकुन जो है ये भी कहाँ के हैं? कैलिफोर्निया, अमेरिका के हैं। ठीक, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? अभी मैंने बता दिया, फ्रेडरिक जी बेंटिंग। कितने साल के थे? 32 साल के थे। ठीक है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में सबसे उम्र दराज कौन है भैया? पीटर रॉस। कितने साल के थे? 87 साल के थे। ठीक है, ये दोनों हमने अभी टेबल में पढ़ लिए हैं। चलो, जापान के संगठन निहोन
हिंदाक्यो को 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया किसको? निहोन हिंदाक्यो। ये निहोन हिंदाक्यो क्या है? आपको पता है 1945 में अमेरिका ने 2 परमाणु बम कहां पर छोड़े थे? जापान में। लाखों लोग मारे गए थे और लाखों लोगों का जीवन तबाह हो गया। आज तक उनकी पीढ़ियां जो है वो परेशान है। तो वो जो लोग बच गए थे, मरने से जो लोग बच गए, जिनका जीवन खराब हो गया, विकलांग हो गए, है ना, बहुत सारी डिसेबिलिटीज आ गई जिनके अंदर, वो लोगों ने एक ग्रुप बनाया हिंदाक्यो, निहोन हिंदाक्यो। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो लोग परमाणु बम जो गिरा था उसमें जो लोग बच गए थे, उन बचे हुए लोगों को किस नाम से जाना जाता है? हिबाकुशा। किस नाम से जाना जाता है? हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, है ना। तो इन लोगों ने ग्रुप बनाया और इनका कहना है कि भैया परमाणु हथियारों का इस्तेमाल मत करो, हम भुक्तभोगी हैं, ये पूरी की पूरी पीढ़ियां और कई पीढ़ियां बर्बाद कर देता है परमाणु बम। यदि आपको न्यूक्लियर बॉम्ब जो है या परमाणु बम, उस पर सेशन चाहिए कि किस तरीके से वो काम करता है, तो मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। हिबाकुशा परमाणु हमले के पीड़ित निहोन हिंदाक्यो के जरिए अपनी दर्दनाक यादें साझा करते हैं। नोबेल कमेटी ने कहा कि जापान की नई पीढ़ी परमाणु हमले के खतरों को याद दिलाती रहेगी। इसको ध्यान रखेगा। अच्छा, इसको अभी क्यों दिया गया? ये पुरस्कार ऐसे ही नहीं दे दिए जाते, इसको अभी इसलिए दिया गया, आपने देखा होगा ईरान में भूकंप आया था अभी हाल ही में, 4-5 दिन 10 दिन की बात है, भूकंप आया था। तो उसका अंदाजा ये लगा रहा है कि ये भूकंप नहीं था, बल्कि ईरान ने गुप्त तरीके से परमाणु बम का परीक्षण कर लिया इजराइल के लिए। इजराइल लेके बैठा है, वो भी लेके बैठा है, और इस पर बड़ी रणनीति। अभी देखना, एक आतंकवादी संगठन है यमन में, उसने एक सुपरसोनिक मिसाइल दागी थी अभी इजराइल के ऊपर, है ना, और उसमें कोई विस्फोटक नहीं लगाया था, उसमें फिर भी 2-3 लोगों को इंजरी आई थी। तो वो क्या कहता है कि मतलब उसने ये क्यों फेंका जब उसमें बम ही नहीं लगाया? तो भाई तूने मिसाइल क्यों दागी थी? वो शायद इसलिए दागी गई थी जिससे कि हम उसका टेस्ट कर सकें कि उसका जो आयरन डोम है उसमें जो है वो एंटर कर पाता है कि नहीं, और वो मिसाइल एंटर कर गई। और वो मिसाइल बनाई थी ईरान ने, दिया आतंकवादियों को, आतंकवादी ने इजराइल पर छोड़ दी और वो सफल हो गई। तो हो सकता है कि कल को ईरान इजराइल पर कहीं परमाणु बम से विस्फोट ना करवा दे। यदि उसने किया तो यहां से होगा, वहां से होगा, अंत में जनता का ही हो जाता है। भाई अब क्या ही करोगे, ठीक है। चलो ध्यान रखेंगे, सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार मलाला यूसुफजई को मिला, ध्यान रखेंगे। और सबसे उम्रदराज नोबेल पीस प्राइज कौन है? जोसेफ रॉट ब्लांट, 1995 में मिला था, जब ये 87 वर्ष के थे। इस पर मैंने पूरी टेबल आपको समझा दी है, ठीक है। चलिए, 2024 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको मिला भैया? तो ध्यान रखिएगा, ये दिया गया है जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को। किसको मिला है? हिंटन और हॉपफील्ड, HH ऐसे कर लेना। HH को क्या मिला है? P मतलब फिजिक्स, P बराबर HH या H², है ना, PH मान भी होता है। तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? हॉपफील्ड और हिंटन को दिया गया। क्यों दिया गया? ध्यान रखिएगा, पुरस्कार का कारण है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इन लोगों ने AI बनाया जो आज दुनिया में फैलता जा रहा है, और आने वाले समय में साहब AI किस लेवल पे जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब मरे हुए लोगों का भी वीडियो बना बनाकर AI बना देता है। और आप जो सोशल मीडिया में पोस्ट करते हो, आपकी जो फोटोज आपके मोबाइल में होती हैं, कब उनके वीडियोस बन जाए, कब वो डेटा किसके पास चला जाए, कुछ नहीं कह सकते। ये जो हॉपफील्ड साहब है, ये जो जिन्होंने AI का आविष्कार किया, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे, अभी 2023 तक ही काम कर रहे थे। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ा तो लोगों ने पूछा भाई क्यों छोड़ दिया, बढ़िया तो कर रहे थे। इन्होंने कहा कि मुझे कुछ चीजें ऐसी बतानी है दुनिया को जो मैं किसी कंपनी के साथ जुड़कर नहीं बता सकता। इन्होंने कहा कि यदि कोई मुझसे बोलेगा कि मैंने सबसे बड़ी गलती कौन सी कर दी, तो ध्यान रखिएगा, मैं कहूंगा जीवन में मैंने AI बना दिया। AI आने वाले समय में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अपने और अपने लोगों को बचा कर रखिएगा साहब, ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ यदि तुरंत आपको मिल जाए उस पर अचानक से भरोसा मत करना कि ये वीडियो ये फोटो एडिटेड हो सकती है, ध्यान रखिएगा, है ना। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं कि हमारा ऐसा फोटो, हमारा ऐसा वीडियो वायरल हो गया। बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री ने खुद आकर बोला डीप फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो आप लोग तुरंत टेंशन नहीं लेना, हो सकता है वो AI जनरेटेड हो, ठीक है। और हर चीज़ हटाई जा सकती है, बहुत हद तक तो नहीं हटती, लेकिन हाँ कोशिश की जा सकती है उसे सोशल मीडिया या इंटरनेट से हटाने की। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
है ना। कभी किसी को अपना फोटो वीडियो शेयर ना करें, कोशिश करें, और अननोन को तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम उम्र में फिजिक्स का नोबेल लॉरेंस ब्रैग को मिला था, 25 साल के थे, 1915 में मिला था, हमने पढ़ लिया है। सबसे उम्र दराज यदि फिजिक्स का नोबेल की बात करें तो वो मिला आर्थर रस्किन को, 96 ईयर के थे, तब इनको जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला है किनको? 3 लोगों को, है ना। किसको मिला है? डेविड बेकर, ठीक है, डेविड हसाविस और जॉन एम जंपर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डेविड बेकर, हसाविस और जंपर, BHJ, इनको किस चीज का मिला भैया? केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। पहला हिस्सा डेविड बेकर को मिला है जिन्होंने नए प्रोटीन को डिजाइन किया, है ना, और दूसरा हिस्सा 2 लोगों को मिला, मतलब आधा इनको मिलेगा और बाकी आधे में से आधा आधा 2 लोगों को दिया जाएगा। डेमिस और जंपर को इन्होंने AI मॉडल बनाया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिजाइन किया, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो AI के लिए बहुत सारी चीजें यहां पर हो रही हैं। तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसको मिला है? बेकर, हसाबिस और जंपर, बेकर, हसाबिस और जंपर को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, यदि हम यहाँ पर केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो सबसे कम उम्र में फ्रेडरिक जूलियट को मिला था जब वो 35 साल के थे, और केमिस्ट्री में सबसे उम्र दराज जो है वो मिला जॉन बी गुडइनफ को, जो कि 97 साल के थे, 2019 में मिला। और गुडइनफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ केमिस्ट्री के सबसे उम्र दराज नहीं है, बल्कि नोबेल पुरस्कार सारी फील्ड में यदि किसी को सबसे ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति को मिला है तो जॉन बी गुडइनफ को मिला है, जो कि 97 ईयर्स के हैं, ध्यान रखिएगा। शतक लगा दिया भैया इन्होंने, चलेगा। दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को 2024 का लिटरेचर साहित्य का पुरस्कार मिला है। ये है हान कांग, ध्यान रखिएगा। हान कांग ने 1993 में कविताएं लिखने से कैरियर की शुरुआत की और 1995 में कविताएं लिखना चालू कर दिया। नोबेल प्राइज जीतने वाली ये 18वीं महिला हैं और पहली कोरियाई महिला हैं। कोरिया से किसी पहली महिला को यदि साहित्य की फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला है तो वो है हान कांग। और यदि साहित्य की फील्ड में किसी महिला को नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये 18वीं महिला हैं, वो भी आप चाहो तो ध्यान रख देना यदि आपको एग्जाम में 1 नंबर ज्यादा चाहिए तो। ठीक, जॉन बी गुडइनफ, ये हमने पढ़ लिया, इनके बारे में छोड़ सकते हैं। सबसे कम उम्र का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला रुडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक के लिए, है ना। वो जंगल बुक की मूवी आई थी ना, तो उसमें वो गाना था, कौन सा गाना था? जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है ना। तो आपने कभी चड्डी पहन के फूल खिला हुआ देखा है? तो ये जंगल बुक का गाना है। तो जंगल बुक के लिए रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे कम उम्र का साहित्य का, ध्यान रखिएगा, 41 साल में। चलेगा, साहित्य में सबसे ज्यादा उम्र का मिला डोरिस लेसिंग को 2007 में, और यह मिला था 88 वर्ष की आयु में। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स साइंस में नोबेल प्राइज के लिए डारोन एसमोगलू, साइमन जॉनसन और जेमा ए रॉबिन्सन को जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला। ये आप तीनों लोगों को देख सकते हो, है ना, एसमोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन। ठीक है, तो AJR को इकोनॉमिक्स का मिला है। किस चीज के लिए मिला इनको? फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। जो हमारे संस्थान हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, उनको बनाने और उनसे दुनिया का जो कल्चर है, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो समृद्धि है, वो कैसे बनती है, उस पर इन्होंने रिसर्च किया। बढ़िया रिसर्च है, यदि हो सके तो पढ़ लेना, लेकिन अभी आप तैयारी कर रहे हो, नहीं पढ़ना तो भी छोड़ सकते हो, लेकिन पढ़िएगा, आपको पता चलेगा संस्थान दुनिया को समृद्ध बनाने में, दुनिया को आगे बढ़ाने में, दुनिया को अच्छा बनाने में अपना योगदान कैसे देते हैं और कैसे दे सकते हैं, वो इन 3 लोगों ने बताया। उससे आपकी इकोनॉमी बढ़िया हो जाती है। एसमोगलू और जॉनसन MIT मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, और जेमा ए रॉबिन्सन शिकागो यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हैं, ध्यान रखिएगा। इस पुरस्कार को बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार भी कहा जाता है, स्वीडिश बैंक देता है। 1968 में शुरुआत हुई थी, बैंक ऑफ स्वीडन अवार्ड भी इसे कहा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। समझ आ गया जी? क्लियर है? चलिए, सबसे कम उम्र में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला एस्थर डफलो को, 46 साल की उम्र में, 2019 में, शुरुआत में पढ़ लिया है। और सबसे ज्यादा उम्र दराज यदि कोई व्यक्ति है इकोनॉमिक्स में, वो है लियोनिद हर्विग्स को, 2007 में मिला था, जब ये 90 साल के थे।
भारत में अभी तक कितने लोगों को मिला है नोबेल पुरस्कार? एक देखो, आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? आप लोग मुझे ये बताना कितने भारतीय को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, कितने भारतीयों को मिला है। कोशिश करना आंसर करने की, नहीं बने तो छोड़ सकते हो, नो बोल देना कि नहीं पता। और साथ में पहले भारतीय कौन थे, इनको कब मिला था नोबेल पुरस्कार, पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता, है ना? कोशिश करना इसका आंसर कर सको। जो सही आंसर करेगा उसके कमेंट में मैं लिख दूंगा सही इसका आंसर है, और फिर मैं आपको फाइनली सही आंसर भी बता दूंगा, ठीक है?